प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा व्याख्यान 1857 का विद्रोह और उसका 10वां भाग। आज इससे पहले हम 9 व्याख्यान कर चुके हैं। उन 9 व्याख्यानों में हमने 1857 का विद्रोह कैसे प्रारंभ हुआ, कहाँ से प्रारंभ हुआ, क्यों प्रारंभ हुआ और कहाँ कहाँ तक फैला, ये वाकई में एक विद्रोह था या फिर विद्रोह से कहीं अधिक था, जैसा कि कई इतिहासकारों ने कहा है। हमारे हिंदुस्तान की भारत की तरफ से जो पहला व्यक्ति जिन्होंने इस विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, वीर सावरकर का नाम। उसके बाद अनेक इतिहासकारों ने अनुसंधान किया और निष्कर्ष निकाला कि ये केवल एक सैनिक विद्रोह नहीं था, अपितु यह एक संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम, भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था। फिर हमने उसके कारण किए, राजनीतिक कारण हमने किए, जिसमें पंजाब का विलय था, सिंध का विलय था, अवध का विलय था, गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर कैसे लॉर्ड डलहौजी ने 8 देशी रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिलाया, ये हमने किया। वो 8 रियासतें थी सतारा, संभलपुर, झांसी, नागपुर, बरार, जैतपुर, बघाट और उड़ीसा स्थित उदयपुर। उस राजनीतिक कारणों में हमने यह भी किया था कि अंग्रेज़ों ने मुग़ल सम्राट के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, बुरा व्यवहार किया, और लॉर्ड कैनिंग ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मुग़लों को लाल किला खाली करना पड़ेगा। प्रशासनिक कारण थे, उनमें हमने किया अंग्रेज़ों की जो न्याय व्यवस्था थी, बड़ी अन्यायकारी व्यवस्था भारतीयों के लिए, उच्च पदों पर अंग्रेज़ों की नियुक्तियाँ, अंग्रेज़ों में सर्वोच्चता का भाव, ये प्रशासनिक कारण थे। विद्यार्थियों, आर्थिक कारण में हमने किया था अंग्रेज़ों की औद्योगिक नीति, जिसके कारण भारत के कुटीर उद्योग धंधे समाप्त हो गए थे, जिसके कारण जो भारत के परंपरागत व्यवसाय थे वो समाप्त हो गए थे। खेती अब नुकसान का कार्य हो गया था। अंग्रेज़ों की जो राजस्व प्रणाली थी, लगान नीति, टैक्स कलेक्शन की नीति, वो बड़ी अव्यावहारिक और उत्पीड़न वाली थी। उनका लैंड सेटलमेंट था वो अव्यावहारिक था। तो इस प्रकार से आर्थिक कारणों में किसानों को अकाल के समय भी सहायता नहीं देना, इनामी भूमि थी उसको अपने अधिकार में ले लेना, ये सारे जो कारण हमने अभी तक किए थे। तो अभी तक हमने किया है राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, ये हमने विगत व्याख्यान के अंदर ये सारे कारण हमने किए थे। आज हम प्रारंभ कर रहे हैं सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में 2 बिंदु हैं, एक सामाजिक असमानता और दूसरा सामाजिक कानून। पहले हम सामाजिक असमानता पर बात करेंगे। सामाजिक दृष्टि से अंग्रेज़ों का भारतीयों के प्रति व्यवहार बहुत अपमानजनक होता था। वे भारतीयों को हेय दृष्टि से देखते थे। भारतीय अंग्रेज़ों के साथ न तो उठ बैठ सकते थे और न ही किसी प्रकार के सामाजिक उत्सवों में उनके साथ भाग ले सकते थे। अंग्रेज़ों द्वारा संचालित होटलों व जो क्लब थे, उन क्लबों में भारतीयों का प्रवेश
वर्जित था। विद्यार्थियों, जब हम पढ़ते थे कॉलेज में तो एक फिल्म आई थी अमिताभ बच्चन की, मर्द। तो उसमें एक स्विमिंग पूल था। मुझे याद आ रहा है अभी वो जब हमने बात की कि अंग्रेज़ों द्वारा संचालित होटलों और जो क्लब्स हैं उसमें भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। तो वो वहाँ जो स्विमिंग पूल जो क्लब था वहाँ एक बोर्ड लगा हुआ था, उस पर लिखा हुआ था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इट। तो वो बात मुझे अभी यहाँ पर याद आ गई कि भारतीयों का प्रवेश, जहाँ वो उनके पार्टीज होती थी क्लब्स में, होटल्स में, वहाँ सिर्फ अंग्रेज जाते थे, भारतीय वहाँ नहीं जा सकते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों में एक रंग भेद का जो यूँ कहें विकार वो बहुत ज़्यादा था। वही रंग भेद नीति उनकी दक्षिणी अफ्रीका में, आप जानते हैं, महात्मा गांधी उसके शिकार हुए और फिर महात्मा गांधी ने उसका विरोध किया और उन्होंने वहाँ की जो गोरी सरकार थी उसके खिलाफ सत्याग्रह भी किए और कई सुविधाएं भारतीयों के लिए प्राप्त की। तो ऐसा वहाँ पे था। अंग्रेज़ों की मनोवृत्ति का अनुमान आगरा के मजिस्ट्रेट के एक आदेश से लगाया जा सकता है, जिसमें लिखा था किसी भी कोटि के भारतीय के लिए, यानी चाहे वो किसी भी क्लास का है, अमीर है, गरीब है, ब्राह्मण है या शूद्र है, कोई भी, गोरा है, काला है, कोई भी, किसी भी कोटि के भारतीय के लिए कठोर सजाओं की व्यवस्था करके उसे विवश किया जाना चाहिए कि वह सड़क पर चलने वाले प्रत्येक अंग्रेज को सलाम करे। समझ रहे हैं आप विद्यार्थियों उनकी मानसिकता? सलाम करना है। और यदि भारतीय घोड़े पर सवार हो या गाड़ी में सवार हो तो उतरकर सम्मान प्रदर्शित करते हुए उस समय तक खड़े रहना चाहिए जब तक कि वह अंग्रेज चला नहीं जाता। ये ये जो है आगरा के जो मजिस्ट्रेट हैं उनके आदेश का एक एग्जाम्पल। इससे आप समझ सकते हैं कि भारतीयों की उस समय कितनी दुर्दशा थी। यह केवल एक उदाहरण मात्र है कि अंग्रेज किस प्रकार अपनी शान शौकत बनाए रखना चाहते थे तथा भारतीयों को अपनी बराबरी का दर्जा देने के लिए तैयार नहीं थे। सैनिक क्षेत्रों में नहीं, सरकारी क्षेत्रों में ही नहीं, सैनिक क्षेत्रों में ही नहीं, अपितु अन्य सरकारी क्षेत्रों में भी भारतीयों को निम्न पद दिए जाते थे। सेना में भी कोई हवलदार, सूबेदार, इससे बड़ा रैंक भारतीय को नहीं मिल सकता था। ऐसे जो दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स थे, भारतीयों को क्लर्क जैसी पोस्ट ही अधिकांश मिलती थी, या फिर कोई बहुत चापलूस है तो उसको पद बड़ा मिल सकता था। रंग भेद की इस नीति से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना बढ़ती गई। ये विद्यार्थियों अपन 1857 से पहले की बात कर रहे हैं। मद्रास परिषद के सदस्य, मद्रास जिसको अभी चेन्नई कहते हैं, मद्रास परिषद के सदस्य मेलकम ल्यूइन के अनुसार समाज के सदस्यों की हैसियत से हम, यानी कि अंग्रेज और भारतीय, एक दूसरे से अपरिचित हैं। हमारा पारस्परिक संपर्क वो एक दूसरे से अपरिचित है। हमने प्रत्येक ऐसी वस्तु भारतीयों से छीन ली जो उन्हें समाज में ऊंचा उठा सकती थी। हमने उनकी जाति को अपमानित किया है। उनके दाय भाग यानी जो उत्तराधिकार के जो नियम हैं उनको भंग किया है। हमने उनके धर्म के पवित्रतम संस्कारों की अवहेलना की है। हमने संसार के प्राचीनतम अभिजात वर्ग को उखाड़ने तथा उसे अति शूद्रों की स्थिति में धकेलने की चेष्टा की है। ये बात
मद्रास परिषद का जो एक मेंबर है मेलकम ल्यूइन लिख रहा है। पहले मैंने आपको आगरा के मजिस्ट्रेट का एग्जाम्पल दिया, अब ये एग्जाम्पल, क्योंकि उस समय भारत की जो स्थिति थी विद्यार्थियों, आर्थिक स्थिति हो चाहे, कोई खराब नहीं थी। उस समय भी भारत सोने की चिड़िया था। और ये लिख रहा है संसार के प्राचीनतम अभिजात वर्ग। और एक समय तो ऐसा था जब यहाँ पर आप यूँ कहिए, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता थी हमारी, चाहे वो हमारी वैदिक सभ्यता थी, चाहे हमारे उसके बाद के बड़े बड़े साम्राज्य थे, चाहे नंद साम्राज्य था, चाहे वो हमारा मौर्य साम्राज्य था, गुप्तों के साम्राज्य थे, तो इतने बड़े बड़े वो सब हमारा जो है एक हेल्थ और वेल्थ, भारत आपने पढ़ा है समुद्रगुप्त जो है उस समय का जो भारत है वो गोल्डन एज कहला रहा है। हमने प्राचीन भारत के संदर्भ में पढ़ा है यहाँ दूध दही की नदियाँ बहती थी, यानी कि यहाँ कोई कमी नहीं थी। सोना चांदी हीरे जवाहरात, अन्न, दूध दही, फल सब्जियाँ, सब कुछ इस देश के अंदर था। वो लिखता है कि प्राचीनतम अभिजात वर्ग, तो उस समय इतना सब कुछ था। विदेशी यात्री आए तो वो दंग रह गए कि यहाँ के गरीब से गरीब आदमी, एक महिला जो गरीब सोसाइटी में वो गरीब का स्टेटस है, लेकिन उसके भी शरीर पर सोना है। हेंगस्वांग ने लिखा, फाहयान ने लिखा, चीनी यात्री जो आए, कि यहाँ चोर नहीं है, चोरी का डर नहीं है, लोग अपने घरों के ताला नहीं लगाते। ये स्थिति थी भारत की। तो उस भारत के जो अभिजात जो वर्ग था उसको इन्होंने नीचा दिखाने का कार्य किया। साम्राज्यवादी शासकों में ये कहीं भी हो, ये शाश्वत है। साम्राज्यवादी शासकों में जातीय उच्चता की अहम भावना होती है और इस प्रकार की भावना से शासक और शासित, शासक उस समय अंग्रेज थे, शासित भारतीय थे, तो शासक और शासित में कटुता होना स्वाभाविक है। सामाजिक स्तर पर अंग्रेजों व भारतीयों के मध्य विशेष संपर्क नहीं था। 18वीं शताब्दी तक तो अंग्रेज फिर भी भारतीय संस्कृति का आदर करते थे, परंतु भारत पर सत्ता स्थापित कर लेने के बाद अपने आप को भारतीयों से श्रेष्ठ व उच्च समझने लगे थे। सैनिक व गैर सैनिक अंग्रेज अधिकारी भारतीयों से अलग रहने लगे और भारतीयों को, जो भारतवासी हैं, उनको असभ्य, अंधविश्वासी, रूढ़िवादी, पाखंडी कहने लगे। अतः यह जो अंग्रेजों में परिवर्तन आ गया था शासक होने के बाद में, ये जो असमानता की भावना, वो 1857 के विद्रोह का एक कारण वो भी बनी। अब बात करते हैं सामाजिक कानून की। ब्रिटिश प्रशासक वर्ग ने भारतीय समाज को सुधारने की दृष्टि से जो नियम बनाए, उन्हें भी भारत की रूढ़िवादी और परंपरावादी जनता ने पसंद नहीं किया। समाज सुधार देश के लिए अति आवश्यक था तथा अंग्रेजी प्रशासकों ने जन कल्याण की दृष्टि से ही हिंदुओं के सामाजिक नियम जो थे, उन नियमों में कुछ परिवर्तन किए थे। परंतु बेंटिक से लेकर डलहौजी के शासनकाल तक घटने वाली अन्य घटनाओं के कारण लोग इन सुधारों के प्रति भी आशंकित हो उठे। सती प्रथा एक गलत प्रथा चली आ रही थी भारत में। बाल हत्या ये भी बहुत गलत प्रथा थी। नर हत्या ये भी बहुत गलत थी। इन सब को बंद करने तथा विवाह संबंधी कानून भारतीयों को अपने धर्म के विरोधी प्रतीत हुए। 1856 में पैतृक संपत्ति कानून बनाया गया, जिसके द्वारा हिंदू उत्तराधिकार के नियमों में परिवर्तन कर दिया गया। इस कानून के अनुसार यह निश्चय किया गया कि यदि कोई हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार कर लेगा
तो उस व्यक्ति को अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक लोग ईसाई बने। वास्तव में इस कानून को पारित कर भारतीय सामाजिक नियमों की पूर्णतः उपेक्षा की गई तथा हिंदू धर्म के विरुद्ध ईसाई धर्म को प्रोत्साहित किया गया था। जब इस कानून से पहले धर्म परिवर्तन एक सामाजिक अपराध माना जाता था, इस कानून से पहले ऐसे अपराधी को सजा देने के लिए न केवल उसे पैतृक संपत्ति से वंचित कर दिया जाता था, अपितु उसे अपने माता पिता का दाह संस्कार करने के अधिकार से तथा अपने पितरों का तर्पण करने के अधिकार से भी हाथ धोना पड़ता था। पहले तो यह व्यवस्था थी। रूढ़िवादी भारतीयों के लिए अपने परंपरागत सामाजिक नियम जो हैं, इनमें इस तरह का हस्तक्षेप असहनीय था। उनका विचार था कि इन प्रथाओं को हटाकर अंग्रेज भारतीय धर्म व सभ्यता का विनाश करना चाहते हैं। आधुनिकीकरण के नाम पर अंग्रेजों के द्वारा रेल, डाक, तार आदि जो नए यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, भारत में ये सब किया जा रहा है, उनकी उपयोगिता को भी भारत की अशिक्षित जनता सही अर्थ में नहीं समझ सकी और इन प्रयोगों को भी भारतीयों ने अपनी सभ्यता व धर्म पर प्रहार समझा। तत्कालीन परिस्थितियों में इन अधिनियमों के स्वरूप भी ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति भारतीय जनता की जो आस्था है वो डगमगा गई और असंतोष का कारण बनी। अब अगला जो 1857 के विद्रोह का कारण है विद्यार्थियों, धार्मिक कारण। भारतीयों को पहला कारण ईसाईकरण, भारतीयों को ईसाई बनाना, और दूसरा गोद लेने की प्रथा। तो हम पहले बात कर रहे हैं ईसाईकरण की, यानी भारतीयों को ईसाई बनाना। भारतीय जनता प्रारंभ से ही धर्मपरायण रही है, अतः किसी भी विदेशी जाति द्वारा धर्म पर किए गए प्रहार को वह किसी भी स्थिति में सहन नहीं कर सकती थी। इसी कारण जैसे ही ब्रिटिश सरकार और ईसाई पादरियों द्वारा भारतीयों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के प्रयास किए गए कि जनता उत्तेजित हो उठी। यद्यपि 18वीं शताब्दी के अंत तक अंग्रेजों ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे भारत के हिंदू और मुसलमान नाराज होते, परंतु भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने के बाद भारतीय जनता को ईसाई धर्म में दीक्षित करने के अंग्रेजों के प्रयत्न इतने ही सुनियोजित और प्रभावशाली थे जितने कि राज्य विस्तार के थे। कहने को उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की नीति अपनाई, परंतु अपने धर्म का प्रचार वे हर प्रकार से करते रहे। 1813 के चार्टर एक्ट द्वारा अंग्रेजी सरकार ने ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की स्वीकृति प्रदान कर दी थी। विद्यार्थियों, ये ध्यान रखना है आपको कि किस चार्टर एक्ट में ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की स्वीकृति प्रदान की गई, तो वो 1813 का चार्टर एक्ट है। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो हेड श्री मिस्टर मैंगलेस ने एक बार हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा, वहाँ इंग्लैंड में कहा था कि विधाता ने इंग्लैंड को हिंदुस्तान का विस्तृत साम्राज्य इसलिए सौंपा है ताकि ईसाई धर्म की पताका यानी कि झंडा भारत के एक छोर से दूसरे छोर तक लहरा सके। इस कार्य को करने के लिए प्रत्येक अंग्रेज को अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, जिससे समस्त भारत को ईसाई बनाने के
महान कार्य में किसी भी प्रकार की स्थिरता न आए। इस नीति के अंतर्गत कंपनी की सरकार ने भारत में ईसाई धर्म के प्रचारकों को सभी सुविधाएं प्रदान की व संरक्षण प्रदान किया। और जैसा हमने अभी पहले जिक्र किया था, 1856 में संपत्ति कानून बना दिया, पैतृक संपत्ति कानून, कि आप यदि ईसाई धर्म ग्रहण कर लेंगे तो आपके जो पूर्वजों की संपत्ति है, पिता की संपत्ति है, उससे बेदखल नहीं किया जाएगा, वह संपत्ति आपको मिलेगी। तो ये जो ईसाईकरण जो हो रहा था, इसका भारतीयों में चाहे हिंदू थे चाहे मुसलमान थे, दोनों कौमों में इसका जो है एक तीव्र असंतोष उनके अंदर था, जो कि 1857 में मुखर हुआ। दूसरा धार्मिक कारण कंपनी द्वारा भारतीयों को प्रलोभन देना। ये भी हम इसी में ले लेते हैं, ईसाईकरण में ही। कंपनी सरकार अंग्रेज पादरियों तथा मिशनरियों को बड़े बड़े वेतन देकर नौकरी पे रख रही थी, उनको पाल रही थी, संरक्षण दे रही थी। ईसाई धर्म स्वीकार कर लेने वाले भारतीयों को सरकारी नौकरियां आसानी से मिल जाती थी। यही नहीं, बेरोजगार, अनाथ बच्चों, विधवाओं, अकाल पीड़ितों को बलपूर्वक ईसाई बना लिया जाता था। हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा खतरा ईसाई पादरियों द्वारा संचालित स्कूलों से था। मिशन स्कूलों को सरकारी सहायता मिलती थी। उन स्कूलों में बाइबल का अध्ययन अनिवार्य था। उन स्कूलों में हिंदू व इस्लाम धर्मों की खुलकर आलोचना की जाती थी। हिंदुओं के अवतार व मुसलमानों के पैगंबरों को दूषित भाषा में उनकी आलोचना की जाती थी। भारत में अंग्रेजी भाषा का सूत्रपात करने वाले मैकाले, मैकाले था, मैकाले ने हिंदू पुराणों की कटु आलोचना की। विद्रोह से पूर्व 1857 से पूर्व विधवा विवाह को भी गैर कानूनी कर दिया गया था। विद्रोह से पूर्व विधवा विवाह, इन जो पहले की जो स्थिति थी विद्यार्थियों, इन सामाजिक कानूनों व धार्मिक प्रसार के प्रयासों के फलस्वरूप भारतवासी ईसाई धर्म के समीप आने लगे। सर विलियम ली वार्नर ने लिखा है, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि अज्ञानी से अज्ञानी हिंदू भी 1857 के पूर्ववर्ती 8 वर्षों में पश्चिम की आत्मा के जितना निकट आया, उतना भारतीय इतिहास के किसी काल में नहीं हुआ। ये सर विलियम ली वार्नर ने लिखा। ईसाई पादरियों ने स्त्री शिक्षा को भी प्रारंभ किया और लड़कियों के स्कूलों में भी ईसाई धर्म की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई। तो ये जो भारतीय घरों में जो ईसाई रसोई के रास्ते से प्रवेश कर रही थी, ये भारतीयों के लिए असहनीय था, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान थे। अगला धार्मिक कारण अगला इसको कि डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा समाप्त कर दी थी। इससे हिंदुओं को बड़ी ठेस पहुंची। राजा तो इस कानून से नाराज हुए ही, क्योंकि उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि अंग्रेज किसी न किसी बहाने उनके राज्य को हथियाना चाहते हैं। इस कानून के अंतर्गत डलहौजी 8 रियासतों को अंग्रेजी राज्य में मिला चुका था। 8 रियासतें सतारा, संबलपुर, झांसी, नागपुर, बैरार, जैतपुर, बघाट और उदयपुर। उदयपुर यह नहीं जो राजस्थान में है, बल्कि उड़ीसा में एक उदयपुर है, उसकी बात है। इस कारण इस विद्रोह में इन रियासतों के नरेशों ने भी भाग लिया, राजाओं ने और प्रजा ने भी भाग लिया। 1813 के अधिनियम के उपरांत तो ऐसा प्रतीत होने लगा कि ब्रिटिश सरकार स्वयं भारत में ईसाई धर्म के प्रचार में रुचि ले रही है।
उसने भारत आने वाले ईसाई धर्म के प्रचारकों को हर प्रकार की सुविधा प्रदान की, उन्हें आर्थिक कठिनाई नहीं आने दी। अमेरिकन मिशनरी सोसाइटी ने आगरा में एक बड़ा प्रेस स्थापित कर लिया था। उस छापेखाने में, उस प्रिंटिंग प्रेस में हिंदू व मुसलमान के जो धर्म हैं, इनकी निंदा करने वाले जो साहित्य जो है वहाँ पे प्रकाशित होता था। और हिंदू व मुसलमान जो धार्मिक आस्था है उसका विश्वास उसका जो है मजाक उड़ाया जाता था। तो ये एक प्रकार से अंग्रेज़ों का प्रयास कि भारत को ईसाई धर्म के अंदर जो है रंग दिया जाए। तो ये जो धार्मिक कारण थे, ये भी 1857 के जो महाविद्रोह जो हुआ, 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ, उसका एक बहुत बड़ा मूल कारण था। शेष अगले व्याख्यान में। बहुत बहुत धन्यवाद।